हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं और जिन्होंने अभी कल ही जो रिजल्ट लगा है आरबीआई ग्रेड बी 2022 का फेज़ 2 का और जो इंटरव्यू अपेयर करने जाने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि रेपो रेट एंड एसएलआर में क्या रिलेशन है। और ये दोनों मतलब जो एसएलआर रेट है वो जो रेपो रेट है उनके साथ किस रिलेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है ना, बहुत कम लोगों को पता है। लोग ऊपर ऊपर का पढ़ाई करते हैं, एसएलआर इतना है, रेपो रेट इतना है, लेकिन ये एक्चुअल ऑपरेशन कैसे होता है ये बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन अगर इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन आता है और आप इसका आंसर देते हो तो बहुत ही इंप्रेशन पड़ेगा, आपके इंटरव्यू के चांसेस काफ़ी सिलेक्शन होने के बढ़ जाते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो रेट से आप सबको पता है ये है रेपो रेट। ठीक है, 4.9% इज रेपो रेट। 4.9% एक्चुअली क्या है ये हम देखेंगे। और ये इसको कहा गया है पॉलिसी रेपो रेट, क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रेट होता है वो रेपो रेट होता है। और उसको चेंज करने से आरबीआई क्या करता है, इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो कम ज़्यादा करते रहता है। इसको कहते हैं रेपो रेट, इसलिए उसके सामने पॉलिसी रेपो रेट कहा जाता है। और दूसरा जो टर्म है हमारे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये 18% है। ये सबको पता है, बट 18% ऑफ व्हाट, अगर आप ये पूछेंगे तो बहुत कम लोगों को पता है। आप में से कुछ लोगों को पता भी हो सकता है, लेकिन उसके हम थोड़ा डीप में जाएंगे। अभी ये है एनडीटीएल, और ये जो है इट इज इंटरेस्ट रेट है ये। ठीक है, जैसे आप लोन लेते हैं बैंक में से या आप एफडी करते हैं तो उसका जो रेट है, और ये कभी भी ईयरली होता है। 4.9% ईयरली, अगर स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि ये क्या है तो ये ईयरली इंटरेस्ट रेट होता है। मैं आपको बताऊंगा ये जानना क्यों ज़रूरी है। अभी ये हो गया एनडीटीएल, ये है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। कुछ लोगों को पता हो सकता है ये क्या है, लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है, चलो अभी हम आगे के स्लाइड में देखते हैं। अभी देखो, ये एक आरबीआई का सर्कुलर था। यहाँ पे क्या बताया हुआ है मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ wherein the banks were allowed to avail of funds under the MSF by dipping into the SLR। ठीक है, अप टू, ये पहले 3% था, अभी इसको 2% किया गया है। यानी कि और ये डिप क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये जो डिपिंग यहाँ पर लिखा है ये क्या है ये हम आगे देखेंगे। 3% से अभी ये किया है 2% से। ठीक है, मतलब रेपो रेट एंड एमएसएफ रेट में क्या रिलेशन है ये भी हम आगे देखेंगे। अभी देखिए, ये हम देखते हैं बैंक की बैलेंस शीट। ठीक है, हमारा बेसिक जो पढ़ाई है वो बैंक के बैलेंस शीट से चलना चाहिए, चालू होनी चाहिए। बैंक के बैलेंस शीट में क्या होता है, एक है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज और दूसरा होता है एसेट। हमने कौन सा वर्ड देखा है, एनडीटीएल। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि लाइबिलिटी क्या होती है, बैंक का जो डिपॉजिट होता है वो बैंक की लाइबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा मुझे कस्टमर को रिटर्न करना है। और बैंक के एडवांसेस या लोन जो होते हैं वो बैंक के एसेट होते हैं, क्योंकि ये पैसा बैंक के पास फिर से आने वाला है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, ये नेट जो है थोड़ा सा डिटेल में है, इसको हम बाकी अलग कोई वीडियो में देखेंगे। अभी ये जानते हैं ये डीटीएल क्या है। डी मीन्स डिमांड, एल फॉर क्या है, डिपॉजिट है। इसके जगह पे आप डिपॉजिट वर्ड रखिए, यानी कि डिमांड डिपॉजिट। यानी कि आप बैंक में जो सेविंग बैंक में पैसा रखा है, करंट अकाउंट में पैसा रखा है, वो डिमांड डिपॉजिट है। यानी कि आप कस्टमर जब आएगा, जब चाहे वो उसको डिमांड कर सकता है, इसलिए उसको कहा गया है डिमांड लाइबिलिटीज या डिमांड डिपॉजिट। दूसरा है टर्म डिपॉजिट या टर्म लाइबिलिटी, यानी कि जब आप एफडी करते हैं 1 लाख की 1 साल के लिए, इसका मतलब है बैंक को वो पैसा 1 साल के बाद आपको वापस करना है। आप इन बिटवीन भी उसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उस पर पेनल्टी लगती है। ठीक है, और ये पेनल्टी इसलिए लगती है क्योंकि बैंक को उनका जो कैलकुलेशन है एडवांसेस का, डिपॉजिट का, वो बिगड़ जाता है। क्योंकि आपने इनिशियली कहा था कि मुझे 1 साल के लिए चाहिए और आपने 1 साल के लिए देना है और आपने बीच में वापस लिया, इसलिए वो थोड़ी पेनल्टी लगती है। तो अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, ये डिपॉजिट है ये हम पकड़ेंगे 1000। ठीक है, आप यहाँ पे मान लीजिए कि डिपॉजिट हमारा कितना है, 1000 रुपीज़ है, सिंप्लिसिटी के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये है हमारा एनडीटीएल। ठीक है, एनडीटीएल बैंक का कितना है, हमारा 1000 रुपये है। तो अभी हमने जो देखा एसएलआर जो है
वो कितना है, 18% है। इसका मतलब है 18% ऑफ NDTL, यानी कि इस केस में हो गया 180 रुपीज़। यानी कि ये जो SLR है 18% ऑफ NDTL है, लेकिन आपको कोई पूछेगा ये एक्चुअल क्या है, तो ये एक्चुअल ये है कि बैंक को इतने पैसे का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके रखना है और वो बाद में आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट। यानी कि कोई अगर आपको पूछेगा 18% इन्वेस्ट SLR है रेशो, इसका मतलब क्या है, बैंक का अगर NDTL 1000 रुपीज़ है तो उसमें से 180 रुपए के बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं SLR। अभी देखते हैं SLR एंड रेपो का रिलेशन। ठीक है, अभी देखो ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये रेपो ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग LAF। ठीक है, LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि ये जो रेपो एंड रिवर्स रेपो चलता है इसको एक्चुअली LAF कहते हैं। और वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। अभी देखो यहाँ पर ये जो सिक्योरिटीज है और ये रेपो है और ये SLR है, इनका क्या रिलेशन है। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल RBI ने कहा है कितना होना चाहिए, 18% होना चाहिए SLR। यानी कि अगर बैंक का NDTL यानी कि सिंपल लैंग्वेज में डिपॉजिट 1000 रुपये का है तो बैंक को 180 रुपये के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखने पड़ेंगे। अभी हम आते हैं रेपो पे। ठीक है, अभी आते हैं रेपो पे। रेपो का मतलब होता है रीपरचेस एग्रीमेंट, रीपरचेस एग्रीमेंट, रीपरचेस एग्रीमेंट। इसका मतलब रीपरचेस किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। मान लीजिए SBI को पैसे की जरूरत है, उस केस में SBI को SLR सिक्योरिटीज देनी पड़ती है RBI को, एंड तब RBI बैंक को पैसा देगा। लेकिन अगर SBI के पास 180 रुपए से ज़्यादा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है तो वो रेपो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मिनिमम करना ही करना है। इसीलिए बैंक ज़्यादा पैसा उनके SLR सिक्योरिटीज में रखते हैं। मान लीजिए इस केस में हम पकड़ेंगे कि 250 रुपये रखा है, यानी कि 25%, यानी कि एक्स्ट्रा कितना रखा है, 7%। अभी मान लीजिए SBI को अगर 200 रुपये की ज़रूरत पड़ती है तो SBI क्या करेगा, यहाँ से 200 रुपये की सिक्योरिटीज़ RBI को देगा और उनसे 200 रुपये लोन लेगा। ठीक है, और ये किस रेट पे देगा, 4.9% पे, क्योंकि रेपो रेट का मतलब है रेट एट विच RBI लेंड्स टू बैंक्स फॉर अ शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसीलिए SLR एंड रेपो का रिलेशन है, क्योंकि अगर बैंकों के पास एडिशनल SLR सिक्योरिटीज नहीं होगी तो बैंक लोन नहीं ले पाएगा RBI से। और मैंने जो आपको पिछले स्लाइड में बताया MSF का, तो MSF ऐसे लोगों के लिए या ऐसे बैंकों के लिए होता है जिनके पास एडिशनल SLR सिक्योरिटीज नहीं है। और वो जो डिप कहा गया था 2% का, उसका मतलब ये है कि आप इससे 2% नीचे, मान लीजिए आपके पास 18 ही रुपये, 180 ही रुपये है। ठीक है, 180 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, आपके पास रेपो में बाय करने के लिए, लोन लेने के लिए सिक्योरिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो 2% नीचे, यानी कि आप इसको 160 रुपीज़ तक जा सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर 20 रुपये का लोन ले सकते हैं RBI से। देखो ये चीज़ है ना, ये बहुत डीप है और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों को होता है। उनको बस पता है रेपो रेट क्या है, इतने इतने % है। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने अगर क्वेश्चन पूछा आपको कि अगर बैंक ने रेपो रेट में RBI से लोन लिया एक दिन के लिए तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो लोग कहेंगे 4.9% है, यानी कि 100 रुपये के लिए 4.9 और 200 रुपये लिख के 9.8, 200 रुपये के लिए 9.8 सपोज रुपीज़। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो 4.9 है इट इज़ ईयरली इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर आपको एक दिन का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो आपको इसको 365 डेज से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट आया है ये ईयरली है और ये एक साल के लिए, यानी कि 365 डेज के लिए। अगर आप एक दिन के लिए लेते हैं पैसा तो इसको आपको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा।
देखो इसीलिए अभी देखो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने डिपॉजिट देखा, ठीक है। डिपॉजिट जो आते हैं वो लाइबिलिटी है बैंक की। उसके बाद हमने एनडीटीएल देखा क्या है, फिर हमने एसएलआर देखा क्या है, फिर हमने रेपो देखा, फिर हमने एमएसएफ देखा। तो ये जो सारे कनेक्शंस है ये आपको क्लिक होने चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट से मैंने लिया है। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, आपको फिर उसका मीनिंग पता चलेगा। द बैंक हैज मेंटेन्ड अ हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग एसएलआर इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ 18% ऑफ एनडीटीएल। इसका मतलब है बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि आरबीआई ने कहा है 18% एसएलआर चाहिए, लेकिन हमने इससे ज्यादा रखा है, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम टू यूटिलाइज एक्सेस एसएलआर फॉर बोरोइंग फ्रॉम द रेपो। इसका मतलब है अगर बैंक के पास 25% है तो ये 7% एक्स्ट्रा है, इससे हम रेपो में बाय कर सकते हैं। अदरवाइज इसका मीनिंग आपको समझेगा ही नहीं कि ये क्या बोला है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आपको ये जो टर्म्स है, बैंकिंग की टर्म्स है, इकोनॉमी की टर्म्स है, ये बेसिक से समझ में आनी चाहिए। अदरवाइज सिर्फ ये इंफॉर्मेशन याद रखने से कुछ नहीं होगा कि एसएलआर 18% है, उसके बाद रेपो रेट 4.9% है, एमएसएफ रेट 5.15 है। अभी देखो अभी रेपो रेट जो है मेरा वो है 4.9 और एमएसएफ है 5.15। एक बार स्टूडेंट को पूछा था कि ये ज़्यादा क्यों है, वाई इट इज़ 25% हाइयर देन द रेपो रेट। क्योंकि यहाँ पर आप कोलेट्रल देते हैं, यानी कि ये सिक्योर्ड लोन बनता है, और यहाँ पे आपके पास कोलेट्रल नहीं है, यानी कि ये अनसिक्योर्ड लोन बनता है। अनसिक्योर्ड लोन रिस्की होता है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। इसका मतलब है आरबीआई कहता है कि अगर आपने एक्सेस सिक्योरिटी मेंटेन नहीं की तो आपको ये 0.25% की पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कंसेप्ट है ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए। और मैं अभी आप सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको अभी जो जो समझ में आया इस वीडियो का क्रक्स है आप डिस्क्रिप्शन में लिखने का ट्राई कीजिए, तभी मैं कहूँगा कि मैंने जो इतना सिखाया है आपको वो आपको समझ में आ गया। आपको ये वीडियो का समरी लिखना है कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन अच्छी समरी लिखता है, फिर मैं वहाँ पे कमेंट करूँगा, ठीक है। तो ये अभी हम क्या करेंगे, अभी इसमें हम इसी तरीके से बेसिक कंसेप्ट लेंगे। जो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको फेज 1 में भी आ सकता है, मेंस में भी आप लिख सकते हैं। इस बार एलटीआरओ का क्वेश्चन आया था तो आप इसके बारे में वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि वो इट इज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे लीकेज करोगे। एंड फाइनली इंटरव्यू में, तो इसीलिए ये जो कंसेप्ट है आपको तीनों लेवल पे, फेज 1 लेवल पे एमसीक्यू आता है, तो डिस्क्रिप्टिव लेवल पे, इंटरव्यू लेवल पे, तीनों लेवल पे यूज होने वाला है। इसलिए पढ़ाई करेंगे तो सिर्फ फैक्ट याद रखने का मत ट्राई कीजिए, आपको कंसेप्ट भी अच्छी तरीके से समझनी होगी। और अगर आपको अभी देखो आज ही नाबार्ड का नोटिफिकेशन आया है, अगर आपको तीनों एग्जाम का कंबाइन तरीके से प्रिपरेशन करना है, या सिर्फ नाबार्ड का करना है, सिर्फ आरबीआई का करना है, सिर्फ सेबी का करना है, तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि अभी कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।